भारत की सांवली रंगत पे संसार हंसता हो, मगर इसकी सांवली रंगत के पीछे सोने जैसी काबिलियत छिपी है। हमारे पहनावे, हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर का बेशक मजाक उड़ाया जाता हो, मगर भारत आज भी दुनिया का गुरु बनने की हैसियत रखता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये दुनिया जल्द ही आएगी भारत की तरफ, कुछ अच्छा और नया सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे इतनी परेशानियों के बावजूद भारत बना सुपर पावर। ये विडंबना है कि विश्व अब भी भारत को वो दर्जा नहीं देता जिसका वो हकदार है। अब हम गुलाम नहीं रहे, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया देख रही है कुछ रुकावटें, कुछ कमियां, कुछ गलतियां, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें जरूर है हम भारतीयों के सामने, लेकिन उनसे निपटने का हुनर भी केवल हम ही रखते हैं। ये तो पक्का है कि भारत एक दिन दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, सुपर पावर बनेगा, लेकिन कब? इस सवाल का जवाब हर भारतीय नागरिक जानने को बेताब है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम हिंदी काउंटडाउन की सीरीज मेरा भारत महान में आपको आज बताएंगे, अवगत कराएंगे उन 10 वजहों या तथ्यों से जिसके बल पर भारत 2030 तक पूरे विश्व पर राज करेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। आर्थिक विकास। भारत जल्द ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी सबसे ऊपर अमेरिका और फिर चाइना है। भारत में 2.61 खरब डॉलर यानी कि ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार 2025 तक 5 खरब डॉलर की वृद्धि होगी। 2018 में भारत 8.4% जीडीपी रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना। भारत ने पिछले 2 दशकों में उच्च जीडीपी विकास किया है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी हुई है। ईमानदारी से अगर चाइना की बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आधारित है, जबकि भारत का विकास स्थानीय आर्थिक क्षेत्र पर आधारित है। लेकिन अब वर्तमान में प्रत्येक प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है और अपनी अगली पीढ़ी के उत्पादों के लिए भारतीय इंजीनियरों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। जीएम, बोइंग, मोटोरोला, सिस्को, एचपी और अन्य कई कंपनियों ने भारत में अपने R&D सुविधाओं और एशियाई मुख्यालय बनाने की शुरुआत की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले आधे दशक में भारत की जीडीपी वृद्धि लगातार 7% से अधिक रही है, जबकि चीन भारी विदेशी निवेश की विफलता के कारण कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है। इसलिए यदि भारत इस स्थिर विकास को बनाए रखता है तो निश्चित रूप से 2030 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। विज्ञान और तकनीक। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में उल्लेख किया था कि भारत का मंगल मिशन हॉलीवुड फिल्म की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश की चरम प्रतिभा दिखाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण दूसरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर जो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इतना ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को भी मार गिराया, जिसके चलते धरती के साथ साथ भारत स्पेस में भी एक महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है, भारत ब्लॉकचेन, 3D पेंटिंग, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में अधिक प्रगति करेगा। लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि भारत भविष्य में इस क्षेत्र में विशाल बनने के लिए प्रयासरत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के राजा के रूप में उभरकर सामने आएगा वो वैश्विक स्तर पर विकसित होगा, वही ग्लोबल लीडर बनेगा, वही बनेगा विश्व गुरु। भारत उसी राह पर है। वर्तमान में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास तेजी से हो रहा है, जो कुछ बड़े पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना करने वाला भारत तीसरा राष्ट्र था। उससे पहले केवल अमेरिका और रूस ही ऐसा कर पाए थे। आबादी। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसका 65% 35 वर्ष से कम आयु का है और 50% 25 वर्ष से कम आयु का। इसलिए भारत के पास सबसे अधिक सक्रिय कार्यबल है।
जो अगले 2 से 3 दशकों में बदलाव लाने वाले हैं। अगर सही तरीके से संभाला गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि देश में विभिन्न उद्योग, व्यापार और शिक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले फ्रेश माइंडेड हैं। ये भारत को एक विशाल कार्यबल का आधार देते हैं और 2 से 3 दशकों तक अच्छा रह सकते हैं। आने वाले वर्षों में दुनिया के कुछ मजबूत देशों में आबादी में कमी आएगी और जिसके चलते कार्यबल में भी गिरावट आएगी। उसके उलट भारत को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उम्मीद है कि 2020 में चीन के लिए 37 की तुलना में एक भारतीय की औसत आयु 29 साल की होगी और जापान के लिए 48। आपको बता दें कि निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो देश में मौजूद आश्रितों को काम कर रहे लोगों की संख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये आश्रित यानी डिपेंडेंट 0 से 14 साल की आयु और 65 साल के ऊपर के होते हैं। जितना ज्यादा डिपेंडेंसी रेशियो होगा उतना ज्यादा बोझ कामकाजी उम्र के लोगों द्वारा उठाया जाएगा, जो देश के विकास में बाधा बनता है। 2030 तक भारत का निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो बाकी देशों की तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा। ये राष्ट्र को कई दशकों तक एक बड़े कार्यबल को प्रदान करेगा, जो देश के विकास में मदद करेगा। जनतंत्र भारत की एक सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। जरा सोचिए, अगर आप एक चीनी नागरिक हैं, हालांकि चीन प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में उन्नति कर रहा है, लेकिन ये अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। सरकार में कोई विकल्प नहीं है और एक पार्टी की राजनीति है, तो आप उस जमीन पर एक पल भी सांस नहीं ले सकते। जबकि दूसरी ओर भारत का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भारत के हर नागरिक के लिए और नागरिक द्वारा बनाया गया सुंदर संविधान। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते भारत के पास अपनी चुनौतियां भी जरूर है, लेकिन राजनीति किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसलिए सुपर पावर बनना देश के हर एक नागरिक के समर्थन के बिना संभव नहीं है और ये केवल अच्छे लोकतंत्र द्वारा ही संभव है। स्वस्थ लोकतंत्र से ही स्वस्थ सरकार का निर्माण होता है और स्वस्थ सरकार ही देश को विकसित होने की स्थिति में आगे बढ़ाती है। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत एक मजबूत राजनीतिक स्थिति बनाने में सक्षम रहा है। ये किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, वाद विवाद या लड़ाइयों में शामिल नहीं रहा, जबकि भारत ने किसी भी तरह की गंभीर स्थिति में अन्य देशों की मदद ही की है और राष्ट्र के बहुमत के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, यूएस और रूस जैसे विश्व शक्तियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध भी बनाए रखे हैं। हमारे राष्ट्र की अच्छी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है। ये दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। आगे वाले दशक में जैसे देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मजबूत होता है, तो कोई दो राय नहीं है कि भारत को वो मिलेगा जो वो लंबे समय से मांग रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट। ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी सफलता होगी। भारत ने अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और यहाँ तक कि कुछ नए सहयोगी भी बनाए हैं। भारत अमेरिका के साथ सांकेतिक साझेदार रहा है और वो रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य मध्य पूर्व देशों के साथ संबंध रखता है। अफ्रीकी देशों और पड़ोसी देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। ये सब आए दिन टेलीविजन पर देख ही रहे होंगे आप कि भारत को दूसरे देशों की तुलना में अब कितना महत्व दिया जाने लगा है। पर्यटन। भारत में पर्यटन 2030 तक महाशक्ति बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी कि WTTC के अनुसार जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी है। WTTC के आंकड़ों के अनुसार यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 14.1 ट्रिलियन रुपए के आसपास 2016 में देश की जीडीपी में जोड़ा। ये भारत की जीडीपी का लगभग 9.6% है, जो इस प्रकार इसे 7वीं रैंक पर रखता है। इसके अलावा 2016 में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 40.3 मिलियन नौकरियां निकाली और देश को रोजगार दर के मामले में विश्व में दूसरा स्थान दिया। इसके अलावा 2016 में भारत में टूरिज्म G20 देशों की अपेक्षा सबसे तेजी से बढ़ा था। शिक्षा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD नाम की संस्था के अध्ययन में सामने आया कि 2020 तक दुनिया के हर 10 ग्रेजुएट्स में से 4 ग्रेजुएट चीन और भारत से होंगे। OECD के मुताबिक 2020 में 25 से 34 साल की उम्र के 20 करोड़ विश्वविद्यालय ग्रेजुएट्स में 40% ग्रेजुएट इन्हीं देशों से होंगे।
उनमें से एक बेहतर हिस्सा भारतीय ग्रेजुएट्स का होगा। भारत अंग्रेजी बोलने वाला विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत की शिक्षा प्रणाली चाइना से कहीं ज्यादा उन्नत और कारगर साबित हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के चलते आने वाले समय के लिए इंजीनियर्स और IT पेशेवरों को शिक्षित कर रहा है। भारत पूरे विश्व में इंजीनियर, वैज्ञानिक और डॉक्टरों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बिजनेस स्कूल जैसे अन्य शैक्षिक संस्थान में वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ भारत की सरकार ई-लर्निंग और स्मार्ट कक्षाओं की वृद्धि भी प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए जैसा कि हमने पहले ही बताया, अगर युवा पीढ़ी उच्च गुणवत्ता यानी शिक्षा के साथ कार्यबल में प्रवेश करता है तो भारत का 2030 तक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कृषि। मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि उत्पादन 29.28 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है और आने वाले दशक में खाद्य निर्यात 7 लाख करोड़ तक जा सकता है। प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति और बढ़ते ट्रैक्टर उद्योग के साथ भारत जल्द ही एक खाद्य ऊर्जा घर बन जाएगा। ऊर्जा। भविष्य में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में मध्य पूर्व और रूस में कई तेल क्षेत्रों में वर्तमान दांव के साथ इसका लक्ष्य दुनिया भर में तेल क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का भी है। इसके अतिरिक्त भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और जिस तेजी से प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, भारत अक्षय सौर ऊर्जा बनाने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति को भुना सकता है। सेना की ताकत। जमीन पर लड़ाई के संदर्भ में भारतीय सैनिकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में गिना जाता है। वो कहावत तो आपने शायद सुनी हुई होगी, यदि किसी सेना में अंग्रेजी अफसर, अमेरिकी हथियार और भारतीय सैनिक हैं तो सेना को कोई माइक अल्लाह नहीं हरा सकता। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत में कुल 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिक और 11.55 लाख की रिजर्व आर्मी है। साथ ही 20 लाख पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2017 में भारत का रक्षा बजट $67 बिलियन है। भारत की शक्तिशाली सेना के पास 6000 से ज्यादा टैंक और 1785 एयरक्राफ्ट के साथ 16000 गाड़ियां और शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल्स भी हैं। आपके पास किसी भी सैन्य आपातकाल से निपटने के लिए तैयार देश है। भारत दुनिया भर में नई तकनीक और आइडियाज प्राप्त कर रहा है, जैसे रूस से 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान, जबकि अमेरिका से रक्षा ड्रोन तकनीक और इजराइल से अन्य सुरक्षा तकनीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसमें 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। भारत सरकार ने विनिर्माण को स्वदेशी बनाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए रक्षा आयात और खरीद सहित मेक इन इंडिया पहल भी शुरू की है। तो ये हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बल पर भारत 2030 तक विश्व गुरु सुपर पावर बन जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता, कूटनीति और बुनियादी ढांचे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो यारों, दिल खोल के कमेंट करो, लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आखिर अपने देश की बात है। मेरा भारत महान। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।